हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये पीडीएफ मात्र 7 पेज का है और मैं 1000% गारंटी देता हूँ इस बात की कि जब आप इस पीडीएफ स्कॉलर का कहना है कि मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है जिसके हेल्प से एक इंडिविजुअल डिसाइड कर पाता है उसको क्या अभी चाहिए और क्या चीज फ्यूचर में चाहिए, क्या चीज अभी चाहिए और क्या चीज फ्यूचर में चाहिए, जिसके बेस पे वो डिसाइड कर पाता है। ये कैसे पता भैया कि अभी और फ्यूचर दोनों डिसाइड करता है? नीड का मतलब होता है योर करेंट डिमांड और वांट्स का मतलब होता है, ठीक है, डिमांड है बट आप उसको क्या करते हो, शिफ्ट करते हो। तो ऐसा फिलिप स्कॉटलर का कहना है। नेक्स्ट क्या है, पीटर ड्रकर, मार्केटिंग इज नॉट ओनली मच ब्रॉडर देन सेलिंग, इट encompasses द एंटायर बिजनेस। पीटर ड्रकर का ऐसा मानना है कि जो हमारा मार्केटिंग है ना ही केवल सेलिंग से बड़ा है बल्कि वो इतना बड़ा है कि पूरा ई कंपास की तरह काम करता है। कंपास का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा, जो रास्ता दिखाता है, जो डायरेक्शन देता है। अगर अब किसी कंपनी का मार्केटिंग सुपर हिट है, ठीक है, फिर उस कंपनी के एंटायर बिजनेस को कोऑर्डिनेट और प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर से आपको याद रखना है, 4P, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। इससे गारंटेड है कि एक एमसीक्यू पक्का एग्जाम में इस पॉइंट से पूछता है। नेक्स्ट हम लोग के लिए जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि करंट 3 मार्केटिंग टेक्निक्स क्या-क्या है? व्हाट आर द 3 वन? एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स, एक है डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, एक है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ को मैं और बहुत सारे लोग इसको अनपेड प्रमोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपेड प्रमोटर। अनपेड प्रमोटर का मतलब क्या होता है? देखो, सम टाइम क्या होता है, कोई प्रोडक्ट या कोई ब्रांड आपको अपने क्वालिटी और क्वांटिटी से इतना इंप्रेस कर देता है कि आप उसके बारे में गुनगाने लगते हो, आप उसके बारे में डिस्कस करने लगते हो। जैसे मेरा फ्लिपकार्ट के साथ इतना अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कि मैं हर इंसान को जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग का बात आता है तो फ्लिपकार्ट को ही सजेस्ट करता हूँ। फ्लिपकार्ट मुझे इसके लिए 1 रुपया भी नहीं देता है बट फिर भी मैं उसके ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ठीक है? इसको हम लोग अनपेड प्रमोटर के भी नाम से जानते हैं। तो अभी 3 टेक्निक है मार्केट और मार्केटिंग का। एक है ट्रेडिशनल, दूसरा है डिजिटल, तीसरा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, जिसका एक और नाम क्या है, अनपेड प्रमोटर। डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग आर ह्यूमन एक्टिविटी। आप सबको बता दूं, मार्केट में आप सबको ही पता है एआई एक नया टेक्नोलॉजी है, राइट या रॉन्ग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत सारे जॉब खाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बिसाइड ये भी कहना है कि वो सब कुछ कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक ह्यूमन कर सकता है, बट एक चीज नहीं कर सकता है, वो एक कन्वर्जन करना। कन्वर्जन यानी कि आप एक पब्लिक से अपने प्रोडक्ट कस्टमर बनाने के जो प्रोसेस है, ये बस एक ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरेक्शन के ही द्वारा पूरा हो सकता है। यानी कि एआई बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, सब कुछ बात में समझ रहा हूँ, बट जो कन्विंसिंग पावर होता है जो ह्यूमन के अंदर रहता है वो एआई जनरेट करके नहीं लाता है, ठीक है? एआई आपके दिए गए डेटा के ऊपर वर्क करता है, बट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको सामने वाला का नीड समझ के देन आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ता है कि व्हाट पीपल नीड, वी शुड डिलीवर दैट। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट को क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसके बाद क्या पॉइंट है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग पूरा कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ठीक है? आर्ट एज वेल एज साइंस, मार्केटिंग एक आर्ट है, कला है, और साथ ही साथ साइंस भी है। आपको उसको समझना पड़ता है, कुछ मार्केटिंग के रूल्स है जो आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है? लॉ है कुछ। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मार्केटिंग यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फैक्शन, वांट सेटिस्फैक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वांट्स का मतलब होता है फ्यूचर डिमांड। वांट्स का मतलब क्या होता है, फ्यूचर डिमांड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। यूटिलिटी, मार्केटिंग में यूटिलिटी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हो तो सडन सेल नहीं होता है। मार्केटिंग हेल्प से एक गैप के बाद सेल होने स्टार्ट होता है। तो आज आप जो मार्केटिंग कर रहे हो उससे आपको वांट सेटिस्फेक्शन फ्यूचर, यानी कि वांट्स का फ्यूचर में जो कि शिफ्ट हो रहा है, आज का आपका नीड डिमांड जो फ्यूचर में शिफ्ट हो रहा है वो फुलफिल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मार्केटिंग पूरा पूरी गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि मार्केटिंग कर क्यों रहे, सेल, सेल से क्या होगा, प्रॉफिट। और किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट मोटिव पहला उसका प्राइमरी मोटिव होता है। मार्केटिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। रीजन क्या है डायनामिक प्रोसेस का, हर बार एक सेम स्ट्रेटेजी हर सेम पर्सन पे आप यूज नहीं कर सकते हो, आपको डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट पर्सन को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है?
कंटिन्यूअस प्रोसेस, मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं वंस यू डन इट कंप्लीट, आपको इसको रिपीटेड बेसिस पे करना पड़ेगा। मार्केटिंग इज इकोनॉमिकल फंक्शन, ठीक है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। तो चैप्टर 1 से जितना बात मैंने अभी तक बताया उसको याद रखना है, और दो चार की पॉइंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज आता है, फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड है, देखो कभी भी आप मार्केटिंग करो, ठीक है, PESTLE, इसका ध्यान आपको रखना है। क्या है भैया ये? P फॉर पॉलिटिक्स, E फॉर इकोनॉमिक्स, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल, E फॉर इन्वायरमेंट। अब जरा सोच के देखो, आपका मार्केटिंग, जोमेटो का नाम आप सब जानते हैं, जोमेटो सबसे ज्यादा मार्केटिंग करता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह, लेकिन हर बार वो कंट्रोवर्सी में फंसता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो इस चीज का ध्यान नहीं रखता, PESTLE, या फिर वो इंटेंशनली भी ये काम करता है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और एक भले देखो, इस दुनिया में बैड पब्लिसिटी बोल के कुछ नहीं होता। आज आपको फील आ रहा है कि ये बैड पब्लिसिटी, वो गुड पब्लिसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली कंज्यूमर अवेयरनेस बड़ा चीज है, भले बैड पब्लिसिटी के माध्यम से इन लोग उसके बारे में जाने समझे, ठीक है। जैसे आप सबको पता है ढिंचक पूजा, ठीक है, आप अगर उसके ऊपर ध्यान दें तो सब लोगों का कहना है कि क्रिंज है, ये कंटेंट है, वो कंटेंट है, बट वो क्रिंज कंटेंट ही इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस क्रिएट करके बैठ पा रहा है यूट्यूब पे। रीजन क्या है? कि भले बैड हो या गुड हो, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, बस ना। तो जोमेटो के संग क्या बात है? जोमेटो के संग ये बात है कि वो हर बार वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसता है, उसका फंसने का रीजन क्या है? क्योंकि जो भी उसका मार्केटिंग टेक्निक्स होता है, ठीक है, या मार्केटिंग कैंपेन होता है, या तो पॉलिटिकल इश्यूज में फंस जाता है, या तो सोशल इश्यूज में फंस जाता है, या तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में फंसता है, ठीक है। इकोनॉमिकल और लीगल में जनरली नहीं फंसते। इकोनॉमिकल रीजन क्या है? क्योंकि जोमेटो के पास अच्छा खासा फंडिंग है, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस में क्यों फंसेगा? और लीगल की उसके पास इतना बड़ा एक्सपर्ट टीम्स है, तो लीगल में फंसने का बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बट जब भी आप मार्केटिंग करें, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, इन सारे एस्पेक्ट्स को समझे और उसके बाद ही आप मार्केटिंग, अपना एडवर्टाइजमेंट मार्केट में लॉन्च करें कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स को टारगेट कर पाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में वो है डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन। कहने का क्या मतलब है? डेमोग्राफी का मतलब सिंपल सा होता है जिसके ऊपर पॉपुलेशन से इम्पैक्ट क्रिएट हो। पॉपुलेशन इम्पैक्ट को हम कहते हैं डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करें वही हम करेंगे, ठीक है। आज के डेट में ये लड़के किस तरह के जींस पसंद कर रहे हैं, लड़के किस तरह का टी शर्ट, क्या बैगी पैंट है, क्या वो जो जनरेशन, जो ट्रेंड चलता है, विदाउट नोइंग कि वो आपके ऊपर सूट करेगा नहीं करेगा, हम लोग ब्राइंडली उस चीज को कॉपी करने लगते हैं, उस चीज के पीछे भागने लगते हैं। ये डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा चीज है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 1 से जितना ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हो मैंने डिस्कस किया है। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, आपका इंटरेस्ट ना बिगाड़ते हुए, मैं कंटेंट को इतना ही रखना चाहता हूँ जो आपके लिए वर्थफुल। और बाकी जो भी पॉइंट्स है वो आपको केवल रीड करने के माध्यम से, केवल आप रीड करोगे तो आपको पॉइंट याद हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मात्र 7 पेज का पीडीएफ, अगर जो बच्चे 6 महीना नहीं भी पढ़ा वो बस एक बार इस 6 पेज को रीड करके जाए, मैं गारंटी देता हूँ कि वो आने के बाद, एग्जाम देके आने के बाद, वो वीडियो में आके कमेंट जरूर करेगा कि क्या कंटेंट था, क्या क्वालिटी था उस 7 पेजेस का, क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया आपके एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और मार्केट सेगमेंटेशन। कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन बहुत रिलेटेबल टर्म है। कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, और कंज्यूमर का जो बिहेव होता है वो एक कंज्यूमर का नहीं होता, सिर्फ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। तो जैसा ग्रुप ऑफ कंज्यूमर बिहेव करेगा वो एक अलग मार्केट बन गया। तो आपको जैसे कि एग्जांपल, आप मार्केट सेगमेंटेशन का एग्जांपल मैं देता हूँ। हल्दीराम का भुजिया, ठीक है, 100 रुपए का पैकेट, 200 रुपए का पैकेट, और आज के डेट में 5 रुपए का भी पैकेट आ गया। क्योंकि हल्दीराम को भी बहुत बार लेकिन ये चीज रियलाइज हुआ कि मार्केट में अगर आपको लेज या कुरकुरे को या स्नैक्स के मामले में आपको सुपर हिट होना है, तो आपको लोअर सेगमेंट मार्केट को, यानी कि कम प्राइस हाई वॉल्यूम वाले मार्केट को आपको टच करना पड़ेगा। लो प्राइस और हाई वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूँ? 5 रुपया वाला हल्दीराम को भुजिया सबसे सस्ता हल्दीराम को भुजिया, बट सबसे ज्यादा सेल्स उसी का होता है। आप जाके गूगल कर लो, कहीं से पता कर लो। रीजन क्या है? जो भी चीज का दाम बहुत कम होता है वो बहुत जल्दी से मार्केट में मूव करने स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी फिलिप स्कॉटलर ने कहा है, मार्केट सेगमेंट इज एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड
प्रोफाइलिंग द डिस्टिंक्ट ग्रुप कह रहे हैं फिलिप स्कॉटलर, ठीक है, बाबा कह रहे हैं कि मार्केटिंग सेगमेंट इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रोफाइलिंग द डिस्टिंक्ट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के लोगों को पहचानो, बायर को समझो और उनके लिए सेपरेट प्रोडक्ट बनाओ। सेपरेट प्रोडक्ट मतलब क्या? अलग टेस्ट, यस, अलग क्वांटिटी, यस, अलग साइज, यस, अलग प्राइस सेगमेंट, यस, अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग टारगेट करो, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज्यूम द कंज्यूमर आर द एक्टर इन अ मार्केट। भैया कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सुनो जरा ध्यान से सुनो, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना यानी कि किसी एक्टर के एक्टिंग को समझने जितना है कि कंज्यूमर मार्केट में कि किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, उसके एक्टिविटीज के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं परचेज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, बार बार पूछा जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मोटिवेशन, परसेप्शन, बिलीफ, एटीट्यूड, मोटिवेशन, प्रिसेप्शन, बिलीव्स और एटीट्यूड, ठीक है। राइट नाउ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सबके लिए, पता नहीं फाइनल आउटकम क्या होगा, बट मेरा एक एक्सपीरियंस है जो एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, आज की डेट में मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर बन चुका है। मैंने वीडियो एडिट के लिए ग्रीन स्क्रीन खरीदा, बात समझा, बट मैं जिस ऐप का यूज करता हूँ उस ऐप का नाम इन शॉर्ट आई एम श्योर आप सब जानते होंगे, तो उसमें ग्रीन स्क्रीन आप यूज करो या ना करो वो ऑलमोस्ट सेम एडिटिंग करता है। अब मेरा ये परसेप्शन क्रिएट हो चुका है और मेरा ये बिलीफ है कि ग्रीन स्क्रीन हो या ना हो, आपके वीडियो एडिटिंग में कोई इश्यूज ग्रीन स्क्रीन के चलते नहीं आएगा, कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो मेरा बिलीव्स, एटीट्यूड, परसेप्शन और मोटिवेशन टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया है। ये सारा मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर जो मुझे ही साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मार्केटिंग सेगमेंट मतलब होता है डिवाइडिंग द मार्केट हेट्रोजेनेसी, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बांटो इनटू होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है। कुछ लोगों का जो मार्केटिंग कैरेक्टर सेम है यानी कि मतलब जो प्रोडक्ट की कैरेक्टर सेम है उनको एक ग्रुप में रख, बात समझ में, अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप बनाओ। आज हल्दीराम को बड़ा हर घर में यूज किया जाता है, सब यूज करते हैं हल्दीराम का मिक्सचर, भुजिया, सब कुछ, बट हल्दीराम को ये बात पता था कि मेरे इतना ज्यादा बिकने के बाद भी हम लेस को या कुरकुरे को, इन ब्रांड्स को हम मात नहीं दे पा रहे, तो उनको ये बात आइडेंटिफाई हुआ, तब जाकर के वो लोगों ने क्या स्टार्ट किया, उन लोगों ने कम प्राइस का बिस्किट, चनाचूर ये सब बनाना स्टार्ट किया। हल्दीराम, बहुत कम लोगों को पता बिस्किट इंडस्ट्री में भी हल्दीराम एग्जिस्ट करता है, बट रीजन क्या है, पीपल डोंट नो, रीजन क्या है, क्योंकि वो चीपर प्राइस हाई वॉल्यूम वाला बिस्किट्स बनाता ही नहीं। when they started, people, good to know. The most important बेस ऑफ मार्केट सेगमेंट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफी का मतलब अभी हम आपको इसके पहले वाले चैप्टर में समझाएं, इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट बात था वो डिस्कस हो गया चैप्टर 2 में। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 3, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द की एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, होल मार्केटिंग। आप इतना मार्केटिंग किया, आप इतना एडवर्टाइज किया, आप इतना कुछ किए, सब कुछ किए, गुड। अब बात ये कि अल्टीमेटली अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो सारा मार्केटिंग बर्बाद। आपको कंटेंट, आपका मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मैटर करता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, क्या क्या? कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनशाउट गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स किसको कहते हैं? आप चाहो या ना चाहो आपको खरीदना है, देख लो टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, ये सारा वो चीजें जो आप खरीदते हो विदाउट थॉट, बिना ज्यादा कुछ सोचे और रिपीटेड परचेज करते हो, तो उसको लोग कहते हैं कन्वीनियंस गुड। शॉपिंग गुड्स आर गुड्स वेयर कंज्यूमर टिपिकली स्पेंड मोर टाइम फॉर रिसर्चिंग एंड कंपेयरिंग, जैसे क्लोथ, हाउस डेकोरेशन, कार, हाउस, बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करते परचेज करने के पहले। इसका मैं इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, आप किसी भी मॉल में जाओ, ठीक है, हमारे यहाँ श्रीरामपुर में बहुत सारा मॉल है, आप जाओ विजिट करो, एम बाजार, कोलकाता बाजार, एफसीटी, आप नोटिस करना, जब आप काउंटर के पास पेमेंट करने आते होगे वहां पे छोटा छोटा
बास्केट बना हुआ, उस बास्केट में ठीक है स्माइली बॉल, ठीक है बच्चों को खिलौना वाला टॉय, तो सब कुछ कुछ चीज रखा रहता है, परफ्यूम पर्स, जो जनरली लोग प्लान करके नहीं खरीदते हैं, रैंडमली शॉपिंग करते दौरान नजर पड़ता है और खरीद लेते हैं। इस तरह के गुड्स को हम लोग शॉपिंग गुड्स कहते हैं, ठीक है। स्पेशलिटी गुड्स, जिसके लिए बहुत प्लान करते हैं, बहुत कंपेयर करते हैं, बहुत सोचते हैं, देन वो परचेज करते हैं, दैट इज आईफोन। एग्जाम्पल में है, ठीक है। आप फोन जाके ऐसे ही नहीं खरीद लेते हो, आप बहुत उसका रिसर्च करते हो, रैम कितना है, रोम कितना है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर है, हैंग करेगा या नहीं करेगा, कंपेटेबल होगा या नहीं होगा, कौन सा ब्रांड है, कैमरा क्वालिटी, अब सारा चीज आपके लिए मैटर करता है। और कंपेयर करने के बाद आप जिस गुड्स को देते हो उसको कहते हैं स्पेशलिटी गुड्स। आपके लिए उस गुड्स में कुछ तो स्पेशलिटी था, दैट्स व्हाई आपने उस गुड्स को परचेज किया, ठीक है। अनसाउंड गुड्स आर डोल्ड, ठीक है, जो ज्यादा जिसके अंदर बात नहीं होता बट बिकता बड़ा तेजी से है, याद रखना, जैसे फायर एक्सटिंग्विश, बैटरी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब ऐसा प्रोडक्ट है कि लोग ज्यादा इसके अंदर डिस्कस नहीं करते, बट जब इनका नीड पड़ता है तो नीड पड़ता है, और आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज को खरीदते हैं। अनसाउंड गुड्स को मैं प्यार से, और बहुत सारे लोगों को कहना है, जिसको हम लोग कंटीजेंट गुड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कंटीजेंट गुड, जरूरी नहीं है कि इसका रिक्वायरमेंट हो, बट रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। A product mix strategy has four dimension, ठीक है, विथ लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कंसिस्टेंसी। पता है, प्रोडक्ट का डेप्थनेस, प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का कम्पैक्टनेस, ये बहुत मैटर करता है, और वही कम्पैक्टनेस मेंटेन रखना, कंसिस्टेंट रखना, और तब जाके प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट होता है। तो इसी वजह से बोला गया कि चार डायमेंशन से मिलके बना है। ब्रांडिंग का एलिमेंट क्या क्या, ब्रांड नेम पता है आपको, ट्रेड नेम, जैसे एग्जांपल देते हैं, ब्रांड नेम रॉयल एनफील्ड, ट्रेड नेम एनरिच मोटर, मोटर, ठीक है। ब्रांड मार्क रॉयल एनफील्ड का लोगो आप ले सकते हो, ठीक है। ट्रेडमार्क और ट्रेड कैरेक्टर, ट्रेडमार्क तो सबको पता है, ट्रेड कैरेक्टर, जब कभी हम लोग टाटा कंपनी देखते हैं तो टाटा क्या ऐसे टाटा दिखता नहीं, टाटा का दिखने का तरीका ये है, वो ए में ये वाला साइन नहीं मेंशन करता है, तो टाटा का दिखने का तरीका ये हो जाता है, करेक्ट। तो वो हो गया कि ट्रेड कैरेक्टर। अब हम लोग इस नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं, जिसका है यूनिट 4, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भैया, प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भैया अभी आप बोले प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ भैया प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर तभी ना उसको खरीदेगा जब उसके प्राइस में आएगा, उसके अलावा कब खरीद सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो चीज है जो मैन्युफैक्चरर एक्सचेंज में लेता है जब भी कोई गुड्स या सर्विस किसी भी इंसान को देता है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइस टू ए कस्टमर आर अफेक्ट द प्राइसिंग पावर, प्राइस इंडिकेटर, क्वालिटी प्रोडक्ट, वैल्यू परसेप्शन ऑफ कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आया? कहने का मतलब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग क्यों जरूरी है। देखो प्राइसिंग पावर बहुत इफेक्ट क्रिएट करता है, आप सबको ये बहुत पुराना टेक्निक पता है, ये 99 लिखना, 799, 899, ये लोगों के अंदर ये मिथ क्रिएट करता है कि बहुत इफेक्टिव प्राइस में मिल रहा है 99, ये साइकोलॉजिकली, ठीक है। एक जर्मन हार्वर्ड्स का बुक है, उसमें भी यहाँ तक इस 99 के गेम को मेंशन किया गया है, कि जो 99 है साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन ब्रेन के साथ गेम करता है, 99, ठीक है। प्राइस इंडिकेटर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यू परसेप्शन, कस्टमर्स को कई बार क्या होता है, पेबलिन इफेक्ट्स होता है, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। समटाइम पीपल थिंक द हायर वैल्यू प्रोडक्ट आर मोर वैल्यूएबल कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड, ये लोगों का फीलिंग है। टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, पहला कॉम्पिटिटिव बेस, क्या आपका कॉम्पिटिटर रखा है उस बेस पे रख लो। दूसरा कॉस्ट प्लस, जो आपका कॉस्ट लगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न उसमें जोड़ लो, मतलब मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी जोड़ लो।
डायनामिक, ठीक है, स्कीम, ठीक है, पेनिट्रेशन, वैल्यू, प्रीमियम प्राइसिंग। आईफोन क्या यूज करता है? प्रीमियम प्राइसिंग। वैल्यू क्या होता है? टाटा कंपनी यूज करता है अपना कोई प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी। हाँ, नॉर्मल ब्रांड से उसका 2 रुपए ज्यादा रहता है बट क्वालिटी भी ज्यादा। पेनिट्रेट, मार्केट को हमेशा परेशान करना, फ्लक्चुएट कर देना। स्कीम, हर बार नया नया ऑफर और प्राइस को, जिस प्राइस बेचना उतना ही पे बेचना, बट उसको टू इन वन हम कहते हैं करना। टू इन वन का मतलब क्या होता है कि अगर 100 का प्रोडक्ट तो बोलना है कि प्रोडक्ट का दाम 199 है, बट अगर आप आज खरीदते हैं, आज बुक करते हो, तो आपको मात्र 99 में ये पड़ेगा, 100 रुपीज डिस्काउंट, इस तरह का। बात समझ में आया? टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल चैनल, डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट चैनल। ये क्या है भैया? सबसे पहले डायरेक्ट चैनल का बात करते हैं जिसमें कोई भी मिडिल मैन ना हो। और इनडायरेक्ट चैनल की अगर बात करें तो उसको कहते हैं जिसमें 2 या 3 मिडिल मैन तो हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाया, होलसेलर को दिया, होलसेलर, ठीक है, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैन्युफैक्चरर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पूरा चैन क्रिएट हुआ है, चैनल है, इस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट होकर के जाएगा। अब हम लोग देखते देखते चैप्टर 5 में आ चुके हैं। इसका 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले अगेन सेल्फ स्पॉटलिट का डेफिनेशन। प्रमोशन इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्फ प्रमोशन एंड अदर सेलिंग टूल्स। सेल्फ स्पॉटलर का मानना है कि प्रमोशन के लिए कुछ टेक्निक से, कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के एडवर्टाइजमेंट करना, पर्सनल सेलिंग करना। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? अपना एक्सपीरियंस सामने वाले को बता के कन्विंस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का चीज है? सेल्स प्रमोशन और अदर सेलिंग टूल्स। टाइप ऑफ प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये क्वेश्चन जरूर से याद रखना, ये भी फंसेगा, ठीक है। पर्सनल सेलिंग डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सेल्समैन। आप जाते हो जब मार्केट में तो क्या बोलते हैं सेल्समैन? देखिए, ये बात हम लोग सबको नहीं बताता, आप मेरे बहुत खास हैं, इस वजह से आपको बता रहे हैं। आप ऐसा ऐसा कर लो, ये आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है, बेटर अपॉर्चुनिटी। तो आपको ऐसा फील करवाता है कि जैसे कि वो आपका फैमिली मेंबर या फिर आपका एक नो वन है, जो आपका बेटर चाहता है, आपका भला चाहता है, बट जबकि ऐसा कुछ है नहीं। पैकेजिंग इज a science, arts, technology including the protecting product for distribution storage। देखो भैया, अभी रिसेंटली एक शो आया था, शार्क टैंक। उसमें एक कंपनी था जो ब्यूटी ब्रांड्स बनाता था, डिकोड, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत जानता था, बट अमन गुप्ता जो बोर्ड का फाउंडर और सीईओ है, कहता है कि प्रोडक्ट ठीक है, उसको तो प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं। बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट इस वजह से रिजेक्ट कर दूंगा अगर 10 प्रोडक्ट में मुझे चुनना पड़े, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आपको पैकेजिंग क्वालिटी भी प्रीमियम करना पड़ता है। तो पैकेजिंग भी मैटर करता है। पैकेजिंग अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर एंड क्रिएट अ फेक बिलीव कि दिस पैकेजिंग इट्स प्रूविंग इटसेल्फ, खुद से खुद को प्रूव कर रहा है कि वी आर नंबर वन। बात समझ रहे हैं? 7 स्टेप इन्वॉल्व है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, सबसे पहले आइडिया जनरेट करो, फिर आइडिया को स्क्रीनिंग करो। तो पहले आइडिया जनरेट किए, प्रोडक्ट जिस चीज की रिगार्डिंग आंसर, फिर उस आइडिया को स्क्रीनिंग करो और ये देखो कि आपको जो लग रहा है वो सच में आपका ही प्रॉब्लम है कि और भी बाकी लोगों को प्रॉब्लम। फिर कंसेप्ट टेस्टिंग, आपका इस चीजों को लेकर के कंसेप्ट सही है नहीं, उसको टेस्ट करो। फिर बिजनेस का एनालिसिस करो कि ये प्रॉब्लम सच में बड़ा प्रॉब्लम है, इससे कल को बहुत पैसा आएगा, तभी एंटर करना, अदरवाइज इसमें एंटर नहीं करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? नेक्स्ट चीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर टेस्ट मार्केटिंग कमर्शलाइजेशन की तरह एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल। किसी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। यार, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, फिर धीरे 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 मार्केट में ही वो प्रोडक्ट ग्रो करता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो मेच्योर हो जाता है, यानी कि वो प्रोडक्ट को कम्युनिटी को ब्रांड अपने पीक पे होता है और उसके बाद उसको फिर डिक्लाइन खत्म होना पड़ता है, फॉल होना पड़ता है।
हम लोगों ने मात्र आधा घंटा के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारा पॉइंट्स पढ़ लिया मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। और देखते देखते हम लोग फिफ्थ नंबर पेज पर भी आगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं पेज नंबर फिफ्थ है। अब हमारा डिस्कशन शुरू होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें टोटल कितना चैप्टर है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। टोटल हमारा 5 यूनिट है। और इस 5 यूनिट से भी हम लोग केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है? और मैं बार बार बताऊं, अगर आप टोटल एमसीक्यू काउंट करोगे यानी कि टोटल पॉइंट्स काउंट करोगे, मुझे नहीं लगता 50, 60, 70 पॉइंट्स से ज्यादा है। 70 पॉइंट्स से तो डेफिनेटली ज्यादा नहीं होगा, ये मेरा बेट है, ठीक है। तो जब आप इस 70-80 पॉइंट्स आप पढ़ लोगे पूरा मिला करके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। यू विल गेट अ गुड मार्क्स, इनफ मार्क्स फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो आई एम श्योर। अब बात रहा कि भैया ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, गूगल डॉक के द्वारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। यहाँ तक कि हमारे ऐप पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो जिस फ्रेंड या जिस टीचर के माध्यम से मिला, आप उनको बोलो वो आपको पीडीएफ जरूर शेयर करेंगे, आपको पीडीएफ जरूर मिल पाए, ठीक है। तो डिस्कशन हो गया हमारा, किस चीज के बारे में डिस्कशन हो गया, हमारा डिस्कशन हो गया भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलो, सबसे पहला जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, यह नेचर और स्कोप। नेचर स्कोप पढ़ना जरूरी है। रोल ऑफ एचआर, एट्रीब्यूट, ये 4 पॉइंट दिख रहा है, 4 पॉइंट अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिव फंक्शन, सबसे पहले एचआर क्या होता है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजरियल प्रोसेस है, आर्ट एंड साइंस दोनों है, परवेसिव फोर्स है मतलब हर लेवल पे नीड पड़ता है, पीपल सेंटर्ड है मतलब लोगों के इर्द गिर्द ये चीजें डिस्कशन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब अब आगे नेक्स्ट क्या करना है इस पे बेस्ड है। कंटिन्यूअस, एक बार आप एचआरएम मतलब एक बार आप लोगों को जॉब दिलवाने केवल उतना ही आपका काम नहीं है एचआरएम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये डायनेमिक है, इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशन, ये एम्प्लॉय रिलेशन को इम्प्रूव करता है। और ये एक्शन ओरिएंटेड है, क्विक एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप, एचआरएम आर द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, ठीक है, डिजाइनिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है। एचआरए का स्कोप क्या क्या मतलब उसके काम, उसका क्या क्या काम उसके अंदर आता है, मतलब क्या क्या चीज उसको मैनेज करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला जॉब, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कहाँ कितना लोग लगेगा, कहाँ पे किस तरह का लोग लगेगा यानी कि जॉब एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद वैसे लोगों को रिक्रूट करना, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना, फिर उन लोगों को ट्रेनिंग डेवलपमेंट ओरिएंटेशन करवाने के बाद उन लोगों को मोटिवेट करके इंडस्ट्रियल के संग एक रिलेशन बिल्ड करने पे इन्फोर्स करना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ एचआर। अब आता है ऑपरेटिव फंक्शन, व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआर, व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआर। एचआरएम includes recruitment, selection, job analysis, design, performance, appraisal, training, development, wages, salary, administration, employee welfare, maintenance। बाप रे बाप, आपको क्या लगता था कि एचआरएम का केवल काम क्या है, बताएं, कौन कौन ऑब्सेंट है, कितने लोगों को जॉब पे रखना, बस बात खत्म। नहीं भैया, इतना सारा काम है, वेजेस सैलरी पे ध्यान देना, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना, इम्प्लॉय वेलफेयर मतलब इम्प्लॉयज खुश है या नहीं है उनका ध्यान रखना, उनका अप्रेजल देखना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका परफॉर्मेंस को चेक करना, ये सारा काम आता है एचआर में। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ एचआर, रिक्रूटमेंट करना, लर्निंग और डेवलपमेंट देना, बिल्डिंग एम्प्लॉय रिलेशन बनाना, और कंपनसेशन बेनिफिट्स पे एम्प्लॉयज का ध्यान रखना। लास्ट में क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, सिंपैथिक, क्विक डिसीजन मेकर, इंटीग्रिटी, पेशेंस, फॉर्मल अथॉरिटी, लीडरशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये सारा फीचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में।
इसमें कौन-कौन सा चीज़ हम लोग को पढ़ना था? स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बात सुना है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस फोरकास्टिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले ये फोरकास्ट करना है, पता लगाना कि फ्यूचर में और कितने लोगों का नीड पड़ेगा। मार्केटिंग के लिए इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर ध्यान से देखना। इंटरनल फैक्टर्स जो कि मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। नीड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, बजट, ट्रेनिंग नीड, वर्किंग एनवायरनमेंट, रिटेचमेंट, छोड़ के जाना। रिट्रेचमेंट का मतलब होता है छोड़ के। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल मैटर नहीं है। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेस पे ध्यान देंगे। किस पे हम लोग ध्यान देंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या क्या आता है? कॉम्पिटिटिव कंडीशन, रेगुलेटरी, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, बढ़ता टेक्नोलॉजी, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, बदलता हुआ सिचुएशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, डेमोग्राफिक। तो आप याद रखना, जो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल हो, जो फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल हो, वो सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वो सारे फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं इंटरनल फैक्टर। और जो फैक्टर हमारे द्वारा कंट्रोल ना हो, तो सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन सारे फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। चैप्टर 3, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्वेट मैन पावर ग्रुप। रिक्रूटमेंट एक तरह का डेवलपमेंट है जहां पे आप जितना आपको मैन पावर की जरूरत है, आप उसके बेसिस पे लोगों को हायर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का? सिलेक्शन करवाना। दूसरा, सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। चूजिंग अ राइट पर्सन टू द राइट जॉब इज कॉल्ड सिलेक्शन। सही इंसान को सही जगह पे सेलेक्ट करना, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और आपको पता होगा ये सब किसका पार्ट है क्लास में? मुझे ये बात बता। और जो डर आप लोगों का थ्योरी सब्जेक्ट का है ना, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, उस थ्योरी सब्जेक्ट को मैं प्रैक्टिकल बना दूंगा। इतना रियल लाइफ, इतना रियलिटी वाले एग्जांपल्स हमारे पास पड़ा हुआ है। बात समझ में आया? तो इतना मार्केटिंग टेक्निक्स, इतना सब कुछ आपको इस सारा सब्जेक्ट है। और अगर
आप भी इस थ्योरी को थ्योरी की तरह नहीं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल की तरह समझना चाहते हो, जीना चाहते हो, ठीक है? हमारे पास थ्योरी क्लासेस ज्वाइन करो। आपको अब थ्योरी क्लासेस भी ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड, हर तरह से हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। और मोस्ट इफेक्टिव प्राइस, जो प्राइजेस हम लोग बहुत जल्द अनाउंस करेंगे आपको फिर अपने, वो आपको पूरे कोलकाता में किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इतना इंटरेस्टिंग, इतना एग्रेसिव प्राइस होगा, और कंटेंट में कितना दम है और कंटेंट कितना वर्थफुल है। हमारे इंस्टीट्यूट्स में इतना काम है, इतना वर्क है, इतने बच्चे हैं, बस में हमारा बहुत सारा रेफरेंस है उनके हेल्प से। तो आप वहां जुड़ो जहां आपको मजा आता है, और आप वहां जुड़ो जहां आपका करियर ग्रो होता है। आज का मजा कल का सजा, पहला बात। दूसरा, आज का मेहनत कल का ग्रोथ। कल का जब ग्रोथ हो तो लोग देखे तो बोले अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल, इतना कुछ आप सबके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंस्टीट्यूट पे, हमारे एप्स पे लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड सब आपके लिए आ रहे हैं। और बहुत जल्दी प्राइस अनाउंस होगा। आई एम डैम श्योर जो प्राइस होगा पूरे रिश्ता में कोई टीचर या फिर पूरे हुगली कोलकाता कहीं पे भी वो प्राइस सेगमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अनटिल फ्री नाउ। आइए लास्ट चैप्टर यूनिट 5 को करते हैं, ठीक है? जॉब इवोल्यूशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है? इसमें कौन कौन सा पॉइंट हम लोग के इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, मेथड ऑफ जॉब इवोल्यूशन। नॉन क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, दो मेथड होता है। सबसे पहले बताओ जॉब इवैल्यूएशन का और जॉब अप्रेजल का मतलब क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन का मतलब, ध्यान से सुनना, जो भी इंसान आपके आपके इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहा है, यानी कि आपके यहाँ पे जॉब कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके काम को इवेल्युएट करना, परखना, देखना, समझना, और उसके काम को उस अकॉर्डिंग उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो दो तरीका से होता भी है, एक नॉन क्वांटिटेटिव तरीका से और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक से। नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है, मेथड क्या है? रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन। उन लोगों को अच्छा रैंक देना, उनका जॉब कंपैरिजन करना, उनको ग्रेड प्रोवाइड करना। अप्रेजल मीन इवैल्यूएशन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किए और देन ही आप उसका अप्रेजल कर रहे हैं, ठीक है?
हम लोगों ने इस पूरे पीडीएफ को कंप्लीट किया। आप जैसा कि फिर से एक बार इस पीडीएफ को देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा टॉपिक डिस्कस किया। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, ये बात याद रखना। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बस इस पूरे पीडीएफ को आप रीड करके चले जाओ। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो, रीड करो। मास्टर की पॉइंट है, जबरदस्त चीज है, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा, आप मेरा पहले का एक प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और आपके फ्रेंड्स जो मेरे से ट्यूशन पढ़े हैं, हमसे क्लासेस लिए हैं, उनको पता है कि हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, ब्रीफ पढ़ाते हैं, और जो चीजें बताते हैं वही सामने आता है। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, आप लोगों ने पूरा वीडियो एंड तक देखा, और जरूर से एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत जल्दी आप लोग के थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस लेके हम लोग आ रहे हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।